गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से आप लोगों का स्वागत है। चलिए कल जहां तक छोड़े थे लोग आज वहीं से शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 2। ठीक है, कल हम लोग पढ़ लिए थे प्रकाश के बारे में, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के स्रोत के बारे में सब कुछ पढ़ लिए थे। और यहाँ सब शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे उस पर। प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए आइए ध्यान देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कह रहा है? प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है और वहां से टकरा कर वापस लौटता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे कोई वस्तु है, ऐसे क्या है, कोई वस्तु है, इस पे प्रकाश आता है और आने के बाद क्या करेगा? इससे टकराएगा इससे टकराकर जब वापस लौटता है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो समझ गए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर टकराकर वापस लौटता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखे होंगे तो उसमें एक चीज पे चर्चा हुआ था कि अगर देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर बताया था कि यहाँ पे आप क्वेश्चन हमसे नहीं पूछ पाएंगे, तो मेरे द्वारा बोला गया था ये कि जहां भी जो भी क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन का गुंजाइश होगा वो अपने आप हम आपसे पूछ लेंगे या बता दिया करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो इसमें यही बताया गया कि किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो थोड़ा सोचिए, 1 मिनट के लिए सोचिए कि आखिर वो वस्तु कैसा होगा, वो वस्तु कैसा होगा जो प्रकाश को वापस भेज देगा, जो प्रकाश को क्या करेगा? वापस भेज देगा। तो देखिए वो वस्तु होगा अपारदर्शी। सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे कि कोई भी क्वेश्चन मन में ना रह जाए। यहाँ पे लिखा गया है कि वस्तु से टकरा कर वापस लौटे। ठीक है, तो ये वस्तु कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी हो तो टकरा कर लौटेगा? नहीं लौटेगा। वो क्या करेगा? उसे पार कर जाएगा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन में। ठीक है, यहाँ वस्तु कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए। अगर वस्तु अपारदर्शी रहेगा तो प्रकाश आएगा और टकरा कर लौट जाएगा। ठीक है, समझ गए? टकराने के लिए वस्तु का कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है। समतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश का क्या होता है? एक अच्छा परावर्तक होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर समतल दर्पण पर प्रकाश पड़ेगा तो समतल दर्पण उस प्रकाश को क्या करेगा? परावर्तित कर देगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। बताइए आप लोग ये क्या है? ये जो हम लिखे हैं ये क्या है? ये जो लाइन खींचे हुए ये क्या है? दर्पण है। ये क्या है? दर्पण है। सोचिए, अधिकतर लोगों का जवाब होगा कि ये क्या है? एक दर्पण है। क्या है? यह एक दर्पण है। लेकिन ऐसा नहीं है, यह एक दर्पण नहीं है। अभी यह क्या है? अभी यह केवल एक कांच का टुकड़ा है। अभी यह क्या है? केवल एक कांच का टुकड़ा है, क्योंकि दर्पण के लिए लिखा गया है क्या? कि यह प्रकाश का अच्छा परावर्तक होता है। यह क्या होता है? प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है। लेकिन ये जो लिए हैं ये प्रकाश का परावर्तक नहीं होता है। ठीक है, इसको बनाया जाता है, इसको परावर्तक बनाया जाता है, इस सतह को परावर्तक सतह बनाया जाता है। तो परावर्तक सतह बनाने के लिए जानते हैं क्या किया जाता है? इसके पीछे सिल्वर का परत चढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रजतित करना। इसको क्या बोलते हैं? रजतित करना। तब जाके ये दर्पण बनता है, तब जाके ये दर्पण बनता है। ऐसे अगर खींचा हुआ है तो ये केवल कांच है, दर्पण नहीं है। इस चीज को समझ लीजिए, ये केवल क्या है? कांच है, दर्पण नहीं है। दर्पण कब बनेगा? जब इस पे रजतित किया जाएगा, इसको अपारदर्शी बनाया जाएगा। अर्थात ये प्रकाश के लिए क्या होगा? परावर्तक का कार्य करेगा, परावर्तक सतह का कार्य करेगा। इससे प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर वापस लौट जाएंगी, तभी ये क्या होगा? दर्पण होगा। अभी केवल क्या है? कांच। समझ गए?
तो इस कांच को दर्पण में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाएगा, इसको रजतित किया जाएगा। इसको क्या किया जाएगा, रजतित किया जाएगा। अर्थात रजतित कहने का मतलब क्या है कि इसके एक परत पे सिल्वर का परत चढ़ाया जाएगा। ठीक है, किसका परत चढ़ाया जाएगा, सिल्वर का परत, जिसे कहते हैं रजतित करना यानी सिल्वर्ड करना। क्या करना, सिल्वर्ड करना। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, आपको ये समझ में आया हो कि कांच और दर्पण में क्या अंतर होता है, अगर आपको कुछ अनोखा दिखा हो तो अभी जाएंगे आप और लाइक वाले बटन को क्लिक करके लाइक करेंगे, ताकि मुझे भी लगे कि मैं अपनी बातों को आपके सामने अच्छे तरीका से रख पा रहा हूं। चलिए देख लिया हम लोग कांच और दर्पण में क्या अंतर है। कांच से अब क्या बना रहे हैं, दर्पण बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, दर्पण। तो दर्पण बनाने के लिए आपको हम क्या बोले हैं, क्या करना है, रजतित करना है। रजतित करना अर्थात उस पे सिल्वर का परत चढ़ाना है। ठीक है, इस सिल्वर के परत के ऊपर भी एक परत चढ़ाया जाता है। सिल्वर के ऊपर परत के ऊपर भी क्या किया जाता है, एक परत चढ़ाया जाता है, जिसको गहरे रंग का आवरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गहरे रंग का आवरण। ये सिल्वर का जो परत होता है ये पतला होता है। ये जो परत होती है सिल्वर की वो क्या होती है, पतली होती है। क्यों पतली होती है, आप कहावत सुने होंगे कि जितना के बउआ ना उतना के झुंझुना। आप देखे होंगे कि दर्पण जाइएगा बाजार से लेने के लिए 10 रुपया में इतना बड़ा बड़ा शीशा मिल जाएगा। अब उस पे पूरा सिल्वर लेप दिया जाए तो उसका दाम कितना हो जाएगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। केवल हमको सिल्वर किस लिए लगाना होता है, इसलिए लगाना होता है कि वो कांच से दर्पण बन जाए। सिल्वर लगाने के बाद वो अपारदर्शी बन जाता है, किसके लिए, प्रकाश के लिए। इसीलिए सिल्वर लगाया जाता है। तो उसको पतला परत चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि जो हमारा सामान है, जो दर्पण है, वो महंगा नहीं हो सके। अब देखिए वो परत पतला है, हो सकता है कि कहीं कोई खोंच लगकर या किसी भी रूप में वो परत झड़ जाए, इसलिए क्या किया जाता है, उस पर गहरे रंग का आवरण चढ़ा दिया जाता है। अर्थात कांच के एक तरफ क्या होगा, सिल्वर, फिर उसके ऊपर क्या होगा, रंग का आवरण, तभी जाके क्या बनता है, दर्पण बनता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि दर्पण और कांच में क्या अंतर है। देखिए दर्पण कांच का भाग होता है। दर्पण क्या होता है, कांच का भाग होता है। कांच दर्पण नहीं होता है, दर्पण कांच का भाग होता है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया हो और अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ताकि हम भी समझ सके कि हम कहां तक आपको समझा पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिखा गया है, फिर यहाँ पे समतल दर्पण को परिभाषित किया गया है कि चिकने कांच की समतल प्लेट से बना होता है। जो क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, चिकने कांच की जो समतल प्लेट होती है, वही बता रहे थे आपको। ये क्या है, कांच का प्लेट है। और कैसा प्लेट है, समतल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बनते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, समतल दर्पण क्या है और कांच क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि परावर्तन के लिए सतह चिकनी और समतल होनी चाहिए। परावर्तन के लिए क्या होनी चाहिए, सतह चिकनी और समतल होनी चाहिए। ये सतह वक्र हो सकती है, यह सतह वक्र हो सकती है। अगर वक्र है तो भी परावर्तित करेगी प्रकाश की किरणों को, तो भी परावर्तित करेगी। लेकिन अगर खुरदरा है, क्या है, खुरदरा है, रफ है, तो ये परावर्तित उस अवस्था में भी करेगी। लेकिन क्या होगा, जो सतह खुरदुरा होगा, वो क्या होगा, उस अवस्था में भी प्रकाश का परावर्तन वहां पे होगा, लेकिन बहुत ही कम परावर्तन होगा। कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए खुरदुरा सतह कहने का मतलब क्या है कि वह सीधा नहीं हो, समतल नहीं हो, उसमें क्या हो, ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पे प्रकाश की किरणें आती है, यहां पे ऐसे प्रकाश की किरणें आती हैं, परावर्तित होती हैं। तो जैसे कि ये सतह है, खुरदुरा सतह है, तो यहाँ पे ऐसे उठा हुआ होगा, तो ये परावर्तन के समय में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ फंस जाएगा, प्रकाश जो यहाँ पे कुछ फंस जाएगा, फिर यहां से परावर्तित होकर निकलेगा। प्रकाश यहाँ खुरदुरा सतह होने पर फंस जाएगा, फिर वहां से परावर्तित होकर निकलेगा। इसीलिए बोलते हैं, पूर्णतः परावर्तित नहीं हो पाता है, इसीलिए बोलते हैं परावर्तन के लिए सतह समतल होना चाहिए। परावर्तन के लिए सतह क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए। तो समझ गया कि परावर्तन के लिए क्या होना चाहिए, सतह समतल होना चाहिए। वक्र हो सकता है,
ठीक है। लेकिन सतह क्या होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, आराम से वहां से परावर्तन होगा। ये खुरदुरा के साथ एक और कमी है, जो परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, इसके दो नियम होते हैं जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। वहां पे क्या होता है, उन दो नियमों में से एक नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होती है। लेकिन ऐसे कंडीशन में सतह खुरदुरा होने पर परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर नहीं होता है। ये परावर्तन के नियम को भी फॉलो नहीं करता है, परावर्तन के नियम को भी नहीं मानता है। इसीलिए बोलते हैं कि खुरदुरा सतह प्रकाश के परावर्तन के लिए सही नहीं होता है। अर्थात प्रकाश का परावर्तन करना हो तो हमें सतह कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। कह सकते हैं कि जो सतह चिकनी और समतल होगी वह प्रकाश का पूर्ण परावर्तन करेगी, लेकिन जो सतह खुरदुरी होगी वो क्या करेगी, प्रकाश का आंशिक परावर्तन करेगी। तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का समय है, पूछ सकता है आपको कहीं भी कंपटीशन में भी कि कैसा सतह प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे है आपको समतल और चिकनी सतह। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आइएगा तो आगे पॉइंट है किरण आरेख। आगे क्या पॉइंट है, किरण आरेख। तो देखिए किरण आरेख, रे डायग्राम, प्रकाश की किरणों का पथ, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। कल हम लोग किरण पढ़ चुके हैं कि जो प्रकाश सरल रेखा में, जब प्रकाश सरल रेखा में चलता है तो उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों का जो पथ दर्शाता है, जो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाता है, उसे ही क्या कहते हैं, किरण आरेख। जैसे मान लीजिए किसी प्रकाश को हम ला रहे हैं, किसी प्रकाश को क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं, दिखाना है, जैसे ये दिखा दिए, इसे क्या कहेंगे, किरण आरेख। ये क्या हो जाएगा, आपको किरण आरेख हो जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल सा है। ठीक है, सिंपल सा है। क्या है कि प्रकाश की किरणों का जो सतह जो दिखाएगा, ठीक है, प्रकाश की किरणों का जो पथ दर्शाएगा उसे क्या कहेंगे, किरण आरेख कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बातें, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा बोलते हैं ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, पढ़ाते समय कोई भी टीचर हो, आप उसको ध्यान से सुनिए। लिखने का काम बाद में भी हो जाएगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा। कॉपी पेन दोनों डाउन होना चाहिए। अभी जो समझाने वाले हैं, आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, गारंटी है कि आपको यहीं पे याद करा देंगे। गारंटी है आपको यहीं पर याद करा देंगे। उसके लिए केवल और केवल एक ही शर्त है कि आपका ध्यान पूरे तरह से मेरे ऊपर होना चाहिए। चलिए, रेडी है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हिमांशु जी। चलिए, ध्यान आपका बना हुआ है, आगे हम बढ़े। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको अभी याद हो जाएगा। चलिए, जैसे मान लीजिए यह एक सतह है, पहला हम लोग आते हैं आपतित किरण। पहला क्या आते हैं, आपतित किरण। तो देखिए इसमें नाम में ही परिभाषा है, इसके नाम में ही परिभाषा है। किरण के बारे में आप जानते हैं, प्रकाश, सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। आपतित, इसके नाम में ही परिभाषा है, बार बार बोल रहे हैं इसलिए जोड़ दे रहे हैं कि आपको अभी याद हो जाए। इसके नाम में ही परिभाषा है, आपतित किरण। आपतित, आप पढ़े हुए हैं, अभी पढ़े हैं, प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश आएगा, सतह पर टकराएगा, वापस लौट जाएगा, इसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और उसी में आ रहा है आपतित किरण। तो आपतित आने, आपतित आने यानी जो किरणें आने वाली होती है, जो किरण आती है वही क्या होगी, आपतित। आपतित आने, आपतित मतलब आने, अर्थात ये किरण इस सतह पर आ रही है, यह किरण इस सतह पे आ रही है, आ रही है तो क्या, आपतित किरण। समझ गए, नाम में ही है, आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं है, केवल देखिएगा याद हो जाना चाहिए। परावर्तन पढ़ना है, परावर्तन में ये याद रखना, आपतित किरण के बारे में पढ़ना है, आपतित आने वाली। तो जो किरण सतह पर आएगी, जो किरण सतह पर आएगी उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। समझ गए, क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। आपतित आने वाली किरण को इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण कहेंगे। चलिए अब दूसरे बिंदु पर आते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, समझिएगा, जब ये किरण आ रही है, जब ये किरण आ रही है तो यहाँ पे यह एक सतह है। यह सतह कैसा है, समतल दर्पण हम लिए हुए हैं,
ये किसका सतह है? समतल दर्पण का सतह है जिसको लिए हुए हैं। यहाँ पे आ रही है तो किसी न किसी बिंदु पर तो स्ट्राइक करेगी, किसी न किसी बिंदु पर मिलेगी। तो जिस बिंदु पे मिलती है, जिस बिंदु पे मिलती है उसे ही क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अर्थात आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु को छूती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतित आ रही है आपतन, ठीक है, आपतित आ रही है आपतन, और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मुझे लगता है कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी और याद भी हो गया होगा। देखिए नाम में ही है आपतित किरण, आने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और जिस बिंदु पे आके स्ट्राइक करेगी, जिस बिंदु पर आकर छुएगी उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा किरण है आपका परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। पर मतलब पराया, सुने हैं? पराया धन। पराया धन कहने का मतलब क्या है? यह मेरा धन नहीं है, यह किसी और का है। तो वहीं यहाँ पे परावर्तित, पराया है, और जो पराया होता है वो अपने पास होता है नहीं, जो पराया होता है वो हमसे दूर होता है, वो दूर जाता है, पास में नहीं आता है। पराया कभी पास नहीं आता, पराया दूर जाता है। तो परावर्तित मतलब पराया है। ये सतह पे आने वाली किरण जो आती है, ये परावर्तित किरणें पराया होती है, चली जाती है। आपतित अपना होती है जो आती है, और परावर्तित क्या होती है? पराया होती है जो भाग जाती है। तो यहां से जो लौटने वाली किरण होगी, यहां से जो लौटने वाली किरण होगी वही किरण क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण। नाम में ही है परावर्तित, पराया। पराया कभी अपना नहीं होता, तो ये कभी अपने पास नहीं रहेगी, ये सतह से टकराकर कहां चली जाएगी? वापस चली जाएगी, दूर भाग जाएगी। यानी सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। समझ गए? चलिए अब चौथे बिंदु पे आते हैं, अविलंब, नॉर्मल। चौथे बिंदु पे आते हैं अविलंब, नॉर्मल। देखिए नॉर्मल सभी जगह पढ़ना है, मैथ में भी पढ़ना है, फिजिक्स में आप देख ही रहे हैं। नॉर्मल कहने का मतलब क्या? ये सीधा सा लाइन है, कोई सीधी सी लाइन है। इस पे जब आप ऐसे 90 डिग्री का कोई कोण बनाते हैं तो ये जो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो रेखा होती है उसी रेखा को क्या कहते हैं? नॉर्मल, यानी लंब अर्थात अविलंब। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल, लंब अर्थात अविलंब। लेकिन प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है? ये अविलंब इसी बिंदु पर खींचा जाता है। ठीक है, इसी बिंदु पर खींचना होता है। ठीक है, तो इसमें एक ही चीज जोड़ना है कि आपतन बिंदु पर, किस पर? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अविलंब होता है। अविलंब का मतलब समझ जाइए, जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी उसे अविलंब कहेंगे, लंब कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। लेकिन यहाँ पे केवल एक चीज जोड़ना है, परावर्तन पढ़ना है। परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु का महत्व होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे? अविलंब को कहाँ डालेंगे? आपतन बिंदु पर डालेंगे। अर्थात कहने का मतलब आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहेंगे? अविलंब कहेंगे। आपतन बिंदु पर ये जो होगा, आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया होगा इसे क्या कहते हैं हम लोग? अविलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया रहता है उसे क्या कहते हैं? अविलंब कहते हैं। तो ये हमारा चौथा नंबर भी क्लियर हो गया। आपको याद होते जा रहा है ना जी? हाँ, चौथा नंबर भी क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं आपतन कोण। क्या देखते हैं? आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल। ठीक है, तो एक चीज समझना, देखिए ये जो आपका फिगर बन गया, ये जो डायग्राम बन गया, इसमें समतल दर्पण है, ये आपतित किरण आया, ये परावर्तित किरण गया। ठीक है, बीच में आप अविलंब डाल दिए तो देखिए यहाँ पे एक कोण बनता है, यहां भी और कहा? यहां भी। ठीक है, दोनों तरफ कोण बन रहा है। तो जो कोण आपतित किरण और अविलंब के बीच का होगा उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन, यहां भी आप जुड़ा हुआ है, आपतन आपतित किरण से संबंधित है। तो वैसा कोण जो अविलंब और आपतित किरण के बीच में हो, कैसा कोण? जो अविलंब और आपतित किरण के बीच में हो उसे क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे, इंसिडेंस एंगल। उसी तरह परावर्तन कोण, पराया अर्थात परावर्तित किरण और अविलंब के बीच का जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं, छोटे आई से, और इस परावर्तन कोण को क्या दर्शाते हैं? छोटे आर से।
ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आने वाली किरण को आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु, लौट कर जाने वाली पराया किरण को परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। और यहाँ पे आपतित किरण और लंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। उसी तरह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अगर आपको अभी ये याद हो गया होगा, अगर आपको लग गया होगा कि इसको अलग से याद नहीं करना है, सारी चीजों का परिभाषा इसके नाम में ही है, समझ में आ गया होगा, ये तरीका आपको अनोखा लगा होगा, तो जरूर लाइक कीजिए, जरूर लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि जो पढ़ा रहे हैं आपको समझा रहे हैं वह सही मायने में सही दिशा में काम किया जा रहा है। चलिए जोरदार लाइक कीजिए। चलिए देखिए, अब हम परावर्तन के नियम के सीख लें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखिए बात हो रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम को जानने के लिए परावर्तन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो कराया जाएगा। तो पहले देख लिया जाए कि परावर्तन के नियम क्या है। ठीक है, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से, प्रकाश की किरण जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन का नियम कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रकाश की किरण जब आती है और जिस नियम को फॉलो करते हुए परावर्तित हो जाती है उसी को क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम। और ये कितने होते हैं? 2। और ये कितने होते हैं? 2, जिसमें पहला है आपतित किरण, इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टिव रे, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब नॉर्मल। तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ये क्या हो गया? समतल दर्पण। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी दर्पण बनाइएगा तो बिना कलई किए, इसको कलई करना भी बोलते हैं, रचित करना को क्या बोलते हैं? कलई करना भी बोलते हैं। रचित करना को क्या बोलते हैं? कलई करना भी। सर ये दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, इसको जो इधर हम छोटा छोटा चिन्ह खींचे हुए इसको क्या बोलते हैं? राजतीत करना, कलई करना। चलिए ठीक है, देखा जाए तो इसको जो ये किया गया है इसको तो राजतीत करना बोला ही गया है, जो बताएं आपको सिल्वर करना है। इसका एक और नाम है कलई करना। बिना कलई किए दर्पण को नहीं छोड़िएगा, नहीं तो वह दर्पण नहीं माना जाएगा। आप उस पर परावर्तन कराइएगा तो अगर टीचर को पकड़ में आ गया, अगर शिक्षक समझ रहे हैं उस बात को, तो काट देंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको कलई करना होगा। कलई कीजिएगा तभी एक कांच क्या बन सकता है? दर्पण बन सकता है, अन्यथा दर्पण नहीं होगा। तो ये हमारा दर्पण बनकर तैयार है। इस पे जैसे मान लीजिए ये आपतित किरण है, ये क्या किया? आपतित किरण है। आने वाली किरण आपतित जिस बिंदु पर है उसको आपतन बिंदु, और ये परावर्तित हो गई, पराया है, चली गई, उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और इसी बिंदु पर हमने क्या किया था? एक लंब डाला था। तो देखिए ये तीनों क्या है? एक ही प्लेन में है। ये तीनों एक ही प्लेन में, ऐसे कोई बाहर निकला हुआ है? ये ऐसे कोई बाहर नहीं निकला हुआ है। ये तीनों क्या है? एक ही प्लेन में है। तो इसीलिए कहा गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होता है, एक ही प्लेन में होते हैं। चलिए ये पहला नियम आप समझ गए। दूसरा नियम क्या है? कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपको हम बताए हैं कुछ देर पहले कि क्या, कि आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा, आपतित अभिलंब कोण बना रहा है दोनों के बीच में, तो आपतित और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा उसको आपतन किससे डिनोट करेंगे? आई से। और जो परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण होगा उसे क्या कहते हैं? परावर्तित कोण। उसे किससे डिनोट करेंगे? आर से। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? आई आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात कहने का मतलब क्या है? कि आपतन कोण किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। चलिए आपके लिए एक होमवर्क है कि मान लीजिए कि कोई आपतित किरण थीटा डिग्री पर, कोई आपतित किरण थीटा डिग्री के एंगल पर किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा? ठीक है, उसका परावर्तन कोण कितना होगा? आर बताना है। अगर कोई आपतित किरण थीटा डिग्री पर आपतित होती है तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा? आपको आर निकालना है। आपतन कोण का मान नहीं दिए हैं,
आपतित किरण जिस सतह पर आ रही है उस सतह के साथ आपतन कोण किसे बोलते हैं? देखिए समझ लीजिए ध्यान से, ऐसा ना हो कि आप गलत बना लें। देखिए ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच का कोण हो गया आपतन कोण, उसको नहीं बोले थीटा, हम थीटा बोल रहे हैं। यहाँ पे ये जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण के साथ जो आपतित किरण के बीच का एंगल है थीटा, इस थीटा डिग्री पर जो किरण आ रही है तो बताना है कि ये आर का वैल्यू क्या होगा। कमेंट में बताएगा लोग, फिर वही जो पहले बताएगा उसका नाम लिया जाएगा वीडियो के अगली वीडियो के आखिरी में। जिनका भी जवाब रहा है पार्ट 1 में उनका नाम लिया जाएगा आखिरी में, ध्यान दीजिएगा। और एक चीज, जिसका नाम हर वीडियो में आएगा और जो ज्यादा जवाब देगा उसको एक समय पे इवेल्युएट करके उसको गिफ्ट दिया जाएगा। चलिए इस बहाने भी आप लोग पढ़ें, यहाँ पे जो रिसोर्सेज लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जवाब देने वाला होगा हमेशा जवाब देगा, पढ़ने वाला होगा, कुछ सीख रहा होगा, तो उसको इस कोचिंग की तरफ से पढ़ाया तो जा ही जा रहा है, उसको गिफ्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी बनाए रखना होगा, जो कंटिन्यूटी के साथ रहेगा उसको गिफ्ट दिया जाएगा। तो कमेंट करना है कि अगर कोई आपतित किरण थीटा डिग्री के साथ समतल दर्पण पाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा। चलिए ठीक है, हम लोग समझ गए। अब आइए देखिए, समझना हमको कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन किरण आरेख खींचे। ठीक है, समतल दर्पण पे क्या करना हमको, जो लंबवत पड़ने वाली है उसका किरण आरेख खींचना है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, हम लोग समझ चुके हैं। देखिए क्या अब हमको पढ़ना है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन जो होता है, कैसे परावर्तित होता है उसी का क्या करना है, हमको किरण आरेख खींचना है। तो चलिए एक चीज देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। लिखा गया है यहाँ पे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा है और इस बार भी पूछेगा एग्जाम में, इसमें कहीं कोई दो मत वाला बात नहीं है, जरूर पूछेगा। क्या लिखा गया है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली, लंबवत का मतलब समझ रहे हैं, लंबवत का मतलब हम समझाएं अभी कि 90 डिग्री के कोण, 90 डिग्री के एंगल पे जो भी होगा, जो 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होगा उसको सब लंबवत बोलते हैं। तो समतल दर्पण पर जो किरण लंबवत पड़ती है वह क्या होती है, उसी पथ पर लौट जाती है, यानी जिस पथ पर आती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। पूछता है कि बताइए समतल दर्पण पे जो किरण लंबवत पड़ती है वह किस पथ पर लौट जाती है, उसी पथ पर लौट जाती है, या उसके इंसिडेंट एंगल कितना होता है, अर्थात कहने का मतलब आपतन कोण क्या होता है, बताएंगे आगे क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है उसको भी बताएंगे क्या होता है, तो समझा जाए। चलिए ठीक है, याद कर लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये बहुत DVI है, हमेशा पूछता है और पूछेगा, 1 नंबर तो निश्चित है, ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है। चलिए देखिए, कहा गया कि क्या है, समतल दर्पण पर, तो दर्पण के लिए ये कांच हो गया। बार बार बता रहे हैं कि आप मिस्टेक नहीं करें, बच्चे मिस्टेक करते हैं, कांच दर्पण के में अंतर नहीं समझ पाते हैं। ये कांच हो गया, दर्पण कब बनेगा, जब इसको क्या करेंगे, कलई करेंगे, रचित करेंगे। रचित करने के लिए क्या चढ़ाया जाता है, सिल्वर, ये भी पूछता है, सिल्वर चढ़ाया जाता है, ये भी पूछता है। और उसके ऊपर क्या किया जाता है, रंग लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि सिल्वर का परत नष्ट ना हो। चलिए ठीक है, तो ये हमारा दर्पण तैयार हो गया। तो इस पे क्या करना है, हमको दिखाना है कि जो लंबवत किरण इस पे आपतित होगी उसका परावर्तन कैसे होगा। तो चलिए आइए, ऐसे हम मान लेते कि ये किरण क्या है, इस पे आपतित हुई। ठीक है, ये किरण क्या हुई, आपतित हुई। सर थोड़ा देखिएगा, अगर नहीं आएंगे बोर्ड पे, अगर नहीं दिख रहा हो तो बोलिएगा। ये किरण ऐसे आ गई, आपतित हो गई। आपतित कितना पे हुआ है, 90 डिग्री पर। कितना पे आपतित होना है, इस किरण को 90 डिग्री पे वही दिखाना हमको है। क्या टॉपिक क्या, लंबवत पड़ने वाली, तो लंबवत पड़ गई किरण। ठीक है, चलिए ठीक है, ये आपतित हो गई 90 डिग्री पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हम एक बात बताएं, ध्यान दीजिएगा कि जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उसी बिंदु पर, उस बिंदु को पहले क्या बोलते हैं बताइए, तो आपतन बिंदु बोलते हैं। उसी बिंदु पर क्या किया जाता है, अभिलंब डाला जाता है। उसी बिंदु पर क्या किया जाएगा, अभिलंब डाला जाएगा। तो ये बिंदु पर अभिलंब डालेंगे, तो अभिलंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का कोण बना है। तो ये खुद 90 डिग्री है, इस पे जब 90 डिग्री बनाएंगे तो उसे बोलते हैं मैथ की भाषा में संपाती रेखाएं। अर्थात कहने का मतलब क्या हो, ऐसे एक दूसरे के ऊपर जो रेखाएं चढ़ी होती है उसे कहते हैं संपाती रेखा। यानी जो अभिलंब होगा और जो आपतित किरण होंगी दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। इसमें समझ में नहीं आएगा, दिखेगा नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं दर्शाने के लिए।
बात को तो आप समझ गए होंगे। ये जो ऊपर वाला हल्का हल्का आपको दिख रहा है ब्लू, इसको हम क्या मान लेते हैं? अविलंब। बेहतर समझाने के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कॉपी पेन नहीं उठाना, नहीं छापना है, पीडीएफ दिया जाएगा टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में दिया जाएगा, छापना नहीं है, समझना है। तो पहले समझ गए हमारा टॉपिक है लंबवत पढ़ाने के लिए, लंबवत इसको डाल दिया आपतित किरण, और जिस बिंदु पे पड़ता है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पे ही क्या डालते हैं? अविलंब डालते हैं, अविलंब को डाल दिए, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अविलंब, देख रहे थे आप, अविलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या था? आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते थे? आपतन कोण। क्या कहते थे जी? आपतन कोण कहते थे। तो देखिए, जब मैथी की भाषा में आप आइए, देखिएगा कहा गया है कि जो रेखाएं संपाती होती है, जो रेखाएं क्या होती है? संपाती, तो एक दूसरे के ऊपर होती है, ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर है। और कोण का परिभाषा क्या है? दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जहां पे झुकाव होगा वहां पे कोण होगा। जैसे यहाँ पे ये झुकाव है, ये झुकाव है, बढ़ते गया झुकाव, लेकिन यहाँ पे कोई झुकाव है? नहीं झुकाव है, दोनों एक दूसरे के ऊपर सटा हुआ है। देख रहे हैं, आपतित और अविलंब दोनों क्या है? एक दूसरे के ऊपर सटा हुआ है। तो यहाँ पे कोई झुकाव है? नहीं है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ का जो आपतन कोण है वह कितना डिग्री है? कोई झुकाव नहीं है, तो 0 डिग्री है। कितना है? 0। आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं? आई से। किससे सूचित करते हैं? आई से। और आई क्या है? 0। ठीक है, समझ गए ना? 0 क्या है? फिर बता रहे हैं, हमको दिखाना है कि लंबवत पड़ने वाली किरण, तो जो किरण लंबवत पड़ेगी ऐसे 90 डिग्री पे पड़ गई, और जिस बिंदु पे पड़ती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पे क्या करते हैं? विलंब डालते हैं, वो भी 90 होता है। तो दोनों संपाती हो गई, और संपाती रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री का होता है। इसीलिए हमारा यहाँ पे निकल कर आ जाएगा आपतन कोण 0। कुछ देर पहले पढ़े परावर्तन के नियम, वहां से हम लोग क्या सीखे हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं? आर से। तो आई 0 तो आर क्या होगा? आई 0 तो आर क्या होगा? आर भी 0 होगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हमें मिल गया यहाँ पर आर भी क्या है? 0। अर्थात आर भी क्या हो गया? 0। तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अविलंब, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो यहाँ पे अविलंब ये है और परावर्तित किरण हमको खींचना है। कोण क्या है? 0। कोण क्या निकल के आ गया? 0। नियम से, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन 0 तो परावर्तन भी 0। जब बात 0 का आ गया तो रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होगी। अर्थात कहने का मतलब एक दूसरे के ऊपर फिर से आ जाएंगी। तो जब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी तो यही ना हुआ कि जिस सतह पे आती है उसी सतह पर